जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं मानवर कांसीराम साहब का जन्म और बहुजन मिशन के बारे में। सम्मानित साथियों, मानवर कांसीराम साहब की जो राजनीतिक शक्ति थी उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अंबेडकर 6 दिसंबर सन 1956 को जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसके पश्चात जो दलित शोषित वंचित समाज का मूवमेंट है वो रुक सा जाता है। इतना ही नहीं साथियों, मानवर कांसीराम साहब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर का विस्तार कहा जाता है। कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। कांसीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चले जाने के बाद जो बहुजन मिशन है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो वॉलेंटियर थे, उनके हाथों में जब बाबा साहब का मिशन आता है तो मानवर कांसीराम साहब उसे जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो जो मिशन है वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया है और समाप्त हो गया है। जब मानवर कांसीराम साहब मिशन को समाप्त होते हुए अपने सामने महसूस करते हैं तो मानवर कांसीराम साहब प्रण लेते हैं कि लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लेफ्टिनेंटों के बस की बात नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें स्वयं इस मूवमेंट को लेकर के चलना होगा और इसे कामयाब बनाना होगा। ऐसा स्टेटमेंट कांसीराम साहब का रहता है। सम्मानित साथियों, इस बात को महसूस करने के बाद मानवर कांसीराम साहब दीना वाना और डीके खाबर्डे के संपर्क में आते हैं और डीके खाबर्डे उन्हें एक किताब देते हैं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। जब मानवर कांसीराम साहब एनहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ते हैं रात को, उस समय डीके खाबर्डे के घर ही रुके रहते हैं। डीके खाबर्डे आधी रात को मानवर कांसीराम साहब को खाना खाने के पश्चात एनहिलेशन ऑफ कास्ट देते हैं और कहते हैं कि कांसीराम साहब इसे जरा आप पढ़िएगा। कांसीराम साहब इसको जब पढ़ते हैं तो पूरी रात सो नहीं पाते हैं और सुबह तक पढ़ते रहते हैं। इस किताब को 3 बार रात भर में पढ़ जाते हैं। कांसीराम साहब के रोम रोम को ये किताब झकझोर देती है, क्योंकि कांसीराम साहब पंजाब के रहने वाले थे और जो अस्पृश्यता महाराष्ट्र में थी वो पंजाब में उतनी बड़ी अस्पृश्यता नहीं थी, उस लेवल की अस्पृश्यता नहीं थी। इसलिए उतनी गहराई से मानवर कांसीराम साहब इस बात को महसूस पहले नहीं कर पाए रहे होते हैं, लेकिन जब एनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं तो कांसीराम साहब को यह महसूस होता है कि अब इसी कारवां को किसी न किसी को आगे ले जाना ही होगा। तो मानवर कांसीराम साहब से जब सुबह में डीके खाबर्डे आते हैं मिलने तो देखते हैं कि कांसीराम साहब तो सुबह तक जगे ही हुए हैं, अभी तक किताब भी पढ़ रहे हैं। जब डीके खाबर्डे साहब मानवर कांसीराम साहब से पूछते हैं कि कांसीराम साहब आप अभी तक सोए नहीं, तो कांसीराम साहब ने कहा कि नहीं, आपने जो साहित्य दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने रात में इसको 3 बार पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा हूं। इस साहित्य ने मेरे दिल और दिमाग को झकझोर दिया है। इस मिशन को जब मानवर कांसीराम साहब पूरी तरीके से समझ जाते हैं, मानवर कांसीराम साहब 1971 में नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने की एक बड़ी घटना होती है, उस घटना पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। मानवर कांसीराम साहब की आगे की बात को बताना चाहता हूं। सम्मानित साथियों,
1971 के आसपास जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक दशक हो गए होते हैं इस दुनिया को छोड़े हुए, तो दलितों और शोषितों और वंचितों के लिए राजनीति की मास्टर चाबी को लेना एकदम नामुमकिन सा लगता है। यह समाज कभी इस बात को महसूस नहीं कर सकता था कि हम भी राजनीति की मास्टर चाबी को अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन कांसीराम साहब जैसे महापुरुष का जन्म दलित शोषित वंचित को राजनीति की मास्टर चाबी देने के लिए ही हुआ होता है। कांसीराम साहब इस बात को महसूस करते हैं और जन जागृति के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को जागृत करके इकट्ठा करते हैं और बहुजन समाज का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि कांसीराम साहब यूं ही नहीं ये कर लेते हैं, उनके जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयां आती हैं। एक तरफ दुश्मन उनको धोखा देने का काम करता है तो एक तरफ उनके साथी भी उन्हें धोखा देने का काम करते हैं। बहुजन समाज के बुद्धिजीवी भी उन्हें धोखा देने का काम करते हैं और उन्हें छोड़ करके बहुत सारे बुद्धिजीवी अलग संगठन रजिस्ट्रेशन करा के काम करने लगते हैं। इस घटना से आहत होके कांसीराम साहब बहुत निराश होते हैं। लेकिन कांसीराम साहब एक ऐसे साहसी व्यक्ति थे कि कांसीराम साहब ने प्रण कर लिया कि इनके बगैर ही हम बहुजन मिशन, बहुजन आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, माननीय कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को रैदासी सिख परिवार में पंजाब के रोपन में हुआ था और उन्होंने अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और कांसीराम साहब ने इस समाज की तरक्की के लिए प्रण किया कि मैं अपने परिवार में कभी दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। मैं किसी के शादी ब्याह ब्रह्मभोज में शामिल नहीं होऊंगा। मेरे नाम से कोई जमीन जायदाद नहीं होगी। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा। आज के बाद ये बहुजन समाज ही हमारा परिवार है और इसी के उत्थान के लिए मैं पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। जब तक इसे भारत का हुक्मरान नहीं बना लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। कांसीराम साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने वादा किया तो मरते दम तक इसे निभाने का भी काम किया। अपने अंतिम सांस लेते हुए भी मान्यवर कांसीराम साहब का पूरे भारत में एक कट्ठे भी उनके नाम से कोई जमीन नहीं है। आज पूरे भारत में कोई उनके नाम से खाता नहीं है और उन्होंने अंतिम समय तक अपने घर वापस नहीं लौटे और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम किया। कांसीराम साहब के कठिन प्रयास से बहुजन मिशन आगे बढ़ता है। 1971 में जब मान्यवर कांसीराम साहब नौकरी छोड़ते हैं, उसके बाद संघर्ष करते हैं और 1973 में बाम सेफ नामक संगठन बनाते हैं। बाम सेफ को बना करके बहुजन समाज के पढ़े लिखे शिक्षित कर्मचारियों को संगठित करते हैं, शिक्षित करते हैं और उनको बहुजन मूवमेंट के बारे में प्रेरित करते हैं। बाम सेफ के बाद बाम सेफ के सहयोग से मान्यवर कांसीराम साहब 1980 में अंबेडकर मेला के रूप में पूरे भारत में आंदोलन करते हैं और उस मेला की देन होती है साथियों कि भारत का बहुजन समाज मान्यवर कांसीराम साहब को बड़े पैमाने पे अपना नेता स्वीकार कर लेता है।
उसके बाद जब मान्यवर कांसीराम साहब इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमें अपने समाज को संघर्ष के लिए तैयार करना होगा, मान्यवर कांसीराम साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो सत्ता है वो संघर्षों का फल है, इसलिए हमें आंदोलन करना होगा, सड़क पे उतरना होगा, संघर्ष करना होगा। जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसे आम जनमानस की नजर में आता है और वो समाज उसे लीडर स्वीकार करता है और उसके निर्देशों पे चल देता है आंदोलन में। तब जाके कांसीराम साहब संघर्षों की आवश्यकता को महसूस करके 1981 में एक संगठन बनाते हैं, DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और उसके माध्यम से संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं और साइकिल यात्रा निकालते हैं। कांसीराम साहब एक ऐसी शख्सियत होते हैं, एक ऐसा नाम है जिन्होंने नोटों वालों को वोटों की हैसियत से हराने का काम करते हैं और संघर्ष करके DS4 के माध्यम से पूरे भारत में बहुजन समाज को आंदोलित करते हैं। आंदोलित किस लिए करते हैं? कांसीराम साहब स्पष्ट अपना उद्देश्य बताते हैं। कहते हैं कि बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। और साथियों, कांसीराम साहब अनवरत फूले साहू अंबेडकर के मिशन को लेकर के और गांव-गांव जाते हैं, जन जन जाते हैं DS4 के माध्यम से। जब बहुजन समाज को आंदोलित कर देते हैं तो कांसीराम साहब एहसास करते हैं कि अब बहुजन समाज के हक, हुकूक और अधिकार को देने के लिए हमें राजनीति की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। कांसीराम साहब समाज को संदेश देते हैं कि पॉलिटिकल की इज द मास्टर की ऑफ ऑल डेवलपमेंट। राजनीतिक मास्टर की जो है वो दलितों को अपने हाथ में लेनी होगी और ये जो पॉलिटिकल मास्टर की है यही सभी बंद दरवाजों को खोलता है। तो पॉलिटिकल की को दलितों के हाथ में देने के लिए, जिसे कांसीराम साहब पंजाबी में गुरु किल्ली कहते हैं कि गुरु किल्ली को दलितों को हाथों में देने के लिए वो अपनी निजी पार्टी का होना अनिवार्य है। इस बात का एहसास करते हुए कांसीराम साहब 1984 में फैसला लेते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करनी होगी। 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी बना करके और जो बहुजन समाज के लोगों में नेतृत्व देते हैं और जिसके कारण सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तथा उत्तर प्रदेश में राजनीति की मास्टर चाबी अर्थात गुरु किल्ली को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में देते हैं। और जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राजनीति की गुरु किल्ली उनके हाथों में मिलती है तो दलित, शोषित, वंचित समाज जिनके साथ बलात्कार होता था, जिनके साथ अन्याय होता था, जिनके साथ अत्याचार होता था और उसके बावजूद भी थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, उसको जब बहन जी गुरु किल्ली अपने हाथों में लेती हैं तो उसे न्याय दिलाती हैं। तब जाकर के दुश्मनों को एहसास होता है कि दलित, शोषित, वंचित समाज के ऊपर अत्याचार, व्यभिचार नहीं करना है। यहां तक कि उनके शासन काल में किसी की हिम्मत नहीं होती है उत्तर प्रदेश में कि दलित, शोषित, वंचित समाज के ऊपर आंख भी उठा करके देख सके।
स्वतंत्रता के आधार पे जीवन बसर करने लगता है ये समाज। उत्तर प्रदेश में ये आगे बढ़ने लगता है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गुरु किल्ली के माध्यम से, बैकलॉग के माध्यम से इन्हें नौकरियों में भागीदारी देती हैं, राजनीति में इनको भागीदारी देती हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को नेता और मिनिस्टर बनाती हैं। और तब जाकर के जब उनकी नजर पड़ती है प्रशासन के तरफ तो कांसीराम साहब एक बार एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं साथियों। जब पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी शपथ लेने के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकलती हैं। जब आदरणीय बहन जी मुस्कुराते हुए बाहर निकलती हैं तो मान्यवर कांसीराम साहब उनसे सवाल करते हैं, कहते हैं क्या बात है मायावती, आप आज बहुत खुश हो? तो बहन जी कहती हैं, साहब मैं आज इसलिए खुश हूं कि राजनीति की मास्टर चाबी आपने हमारे हाथ में दे दी है। आज मैं दलित शोषित वंचित समाज का भला कर दूंगी। कांसीराम साहब पुनः मुस्कुराने लगते हैं। कांसीराम साहब कहते हैं कि सिर्फ राजनीतिक सत्ता की चाबी हमारे हाथों में आने से ही सारी बात नहीं बनने वाले हैं। जो तुम ऑर्डर करोगी निचले पावदान तक नहीं जाएगा, क्योंकि प्रशासन में बैठे हुए लोग दुश्मनों के लोग हैं, तुम्हारे लोग नहीं हैं। इसका सर्वे कराओ। जब बहन जी इसका सर्वे कराती है तो एकदम वैसे ही पाती हैं जैसा कांसीराम साहब कहते हैं। तो कांसीराम साहब कहते हैं कि तुम भागीदारी भवन बनवाओ और निःशुल्क उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे। और बहन जी अपने शासन काल में लखनऊ में भागीदारी भवन बनवाने का काम करती हैं, जिसमें आज भी फ्री में आप जाके एससी एसटी ओबीसी के लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी के शासन काल में गुंडे माफिए उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं और बहुत सारे लोग तो विदेश चले जाते हैं, नेपाल की धरती पे चले जाते हैं। और जिससे उत्तर प्रदेश का आम आवाम खुशहाली का जीवन व्यतीत करते हुए उसे जो भी अवसर प्राप्त होता है पूरी दक्षता के साथ उसका निर्वहन करता है। ऐसी शासन व्यवस्था आदरणीय बहन जी देती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कांसीराम साहब ने जो कहा था कि राजनीति की मास्टर चाबी, यदि अच्छा से जीवन बसर करना है दलितों को, यदि दलितों को न्याय चाहिए, समान अवसर चाहिए, समानता चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, तो उनको पॉलिटिकल मास्टर चाबी को अपने हाथों में लेना ही होगा। और कांसीराम साहब ने जब बहन जी को यह सत्ता की चाबी दिया उस समय ये सारे घटनाक्रम हमसे दूर रहते हैं, हम स्वाभिमान का जीवन जी पाते हैं, हम आराम से व्यापार कर पाते हैं, न्याय हमको मिलने लगता है, सम्मान और समानता मिलने लगता है, हमें अवसर की भी समानता उपलब्ध होती है। तो यह बात साबित हो जाती है और कांसीराम साहब एक महान शख्सियत के रूप में तब नजर आते हैं। आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है। मैं 15 मार्च को आज मैं उनके जन्मदिन पे समस्त भारत के बहुजन समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूं और यह महसूस करता हूं कि आज हमारे बीच में मान्यवर कांसीराम साहब नहीं हैं तो निश्चित रूप से कांसीराम साहब की कमी खल रही है, उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। साथियों, शायद हम और आप मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को यदि कुछ आगे बढ़ा सकते हैं तो हमें जरूर आगे आना चाहिए। साथियों, इसके साथ ही मैं एक नारा देके आप लोगों के बीच में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि कांसीराम की सोच पे पहरा देंगे ठोक के, पहरा देंगे ठोक के। गोविंद कुमार का पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।